अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम बात कर रहे होंगे आइज़ा 501 का एक एलिमेंट है जो कि हमें बताता है कि इन्वेंट्री के ऊपर आपने स्टॉक टेक किस तरह करना है। देखें, कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरह करनी है आपने, और हमने कहा था कि असर्शन 6 की 6 ही इम्पोर्टेंट है बेशक, लेकिन ऑब्वियसली आई कैप आपको वो हर्फ ब हर्फ सारी चीज़ें नहीं सिखाना चाह रहा है यहाँ पे। उसका मकसद है आपको अप्रोच बताना है ताकि फिर आप खुद अपना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसको पेपर में इम्प्लीमेंट करें। और सेकेंडली, क्योंकि ऑडिटर रिस्क बेस्ड अप्रोच पे चल रहा होता है, तो हर बार हर एजर्शन के अंदर इतना रिस्क नहीं होता कि हर एजर्शन को टेस्ट किया जाए। देखें, बेसिक रूल क्या है, जर्शन वाइज टेस्टिंग होनी है, हर जर्शन को देखना है आपने, लेकिन ऑब्वियसली ये फिर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर लगता है कि किसी जर्शन के अंदर बहुत ही कम रिस्क है तो आप उसका रिबटल दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि क्योंकि रिस्क कम था तो हमने इसके ऊपर टाइम नहीं लगाया। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंटेशन आइज़ा 230 जब हमने स्टैंडर्ड देखा था तो उसमें हमने कहा था कि आप ऑडिट फाइल के अंदर ऑडिट प्रोग्राम वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है। फिर यही बात हमने प्लानिंग के टाइम पे भी की थी आइज़ा 300 में भी, कि आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बेसिकली यही होता है कि इस हेड के अंदर, इस अकाउंटिंग हेड में, इस पीपी के हेड में, इंटेंजिबल्स में, इन्वेंट्री में, रिसीवेबल में, पेएबल में, सेल्स में, परचेज में हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से हम करेंगे। तो बेसिकली लिखा होता है ये 6 सजेशन है, इनके अंदर हमारा रिस्क क्या है और हम किस हद तक इसको, किस एक्सटेंट तक, किस सैंपल की हद तक हम इसको देखेंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने यहाँ पर बुक में जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन क्योंकि ज़्यादा अहम है इन्वेंट्री में, और नो डाउट ये अहम है, लेकिन हो सकता है कि कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए एग्ज़ाम के अंदर भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि वहाँ पर कोई दूसरी सेशंस भी रेलिवेंट हो जाए। ठीक है जी। तो फिर उनको भी हमें प्रॉपर ज़रा ड्यू केयर करनी पड़ेगी। तो भाई फ़िलहाल हम एक्जिस्टेंस और वैल्यूएशन को क्योंकि डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, आज हम फिर आ गए हैं किस पे, आइज़ा 501 का एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट मैं इस तरह कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ज़ाहिर है स्टैंडर्ड्स का आइडिया तो होना चाहिए ना हमें। देखें, हम ने पढ़ा अभी तक शुरू से आइज़ा 200 हमने पढ़ा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है। ठीक है। फिर हम आगे 210 के ऊपर आ गए तो हमने कहा कि ये टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट का है, इंगेजमेंट लेटर वगैरह इसमें होया। 220 के अंदर आए तो हमने कहा कि ये क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 में एथिक्स के साथ। फिर हम आगे 230 और डॉक्यूमेंटेशन 240 के ऊपर आए। ठीक है। वो हमने कह दिया कि ये आपका फ्रॉड का स्टैंडर्ड है। फिर 250 आई बिलीव आपके सिलेबस में पता नहीं है या नहीं, वो कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है। तो 260 भी मेरे ख्याल है, 265 भी नहीं है। खैर, फिर 300 पे आए, वो प्लानिंग के आए थे स्टैंडर्ड। 400 भी आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है। 450 है सिर्फ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, बाकी तो नहीं है। फिर 500 हमने पढ़ा। तो हम बेसिकली ना हर जो स्टैंडर्ड होता है वो किसी ना किसी टॉपिक को एड्रेस कर रहा है। ये तो हमें अब तक बड़ा क्लियर आइडिया हो गया। और अगर आप मेरी अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये स्टैंडर्ड्स की तरतीब, स्टैंडर्ड्स के नेम, मेरी कोशिश होती है कि शायद कभी गलत भी निकल जाए, लेकिन कोशिश तो ज़ाहिर है पूरी इंसान की होती है कि सही बताए। और क्योंकि वो मेरी एक आदत है, मैं अपने इधर प्रोफेशन में भी प्रैक्टिस करते हुए भी, मैं जब भी स्टूडेंट से भी, ट्रेनिंग से पूछता हूँ तो मैं ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बेस कहता हूँ यार किस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो कोशिश होती है उनको भी स्टैंडर्ड बेस बताओ। देखें, आप एक होती है सादा बात कर रहे थे, आप रेडी वाले से पूछेंगे ना ऑडिट क्या होता है, उसको ऑडिट का नहीं पता होगा, लेकिन वो उससे आप इसका मतलब पूछ के कहेंगे ना कि यार आप किस तरह देखते हो कि आपकी रेडी के ऊपर चीज़ें सही बिक रही हैं, आप बंदा छोड़ के जाते हो, वो पूरे आपको पैसे देता है, वो भी आपको ऑडिट करके दिखा देगा उसका। इसका मतलब उसमें और फिर आप में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। तो फ़र्क यही है कि हमने टेक्निकली चीज़ों को लेकर जाना होता है, प्रोफेशनली चलना होता है, हमें टेक्निकल जार्गन्स भी आने चाहिए। ठीक है। ये बड़े इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और देखें, इस लेवल पे आपसे स्टैंडर्ड्स के नंबर रिक्वायर्ड नहीं है कि कौन सा आइज़ा है, लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट अमंग अदर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर अलग दिखे और एग्जामिनर खुश हो आपके पेपर से, तो भाई थोड़ी सी फिर एक्स्ट्रा एफर्ट तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है। जब हम होते हैं ना आईकॉम में, मैंने आईकॉम किया हुआ है, तो बोर्ड में 2nd पोजीशन थी मेरी मुल्तान बोर्ड में। तो हमें जब वो एक अप्रोच बताई गई थी ना तैयारी के लिए, तो वो कहते रहे कि आपने पहले तो इंग्लिश मीडियम हमने पिक कर लिया।
अब वो इंग्लिश मीडियम का मसला ये था कि जहाँ पे मैं कर रहा था उधर बस वो ऐसे ही था, कोई सिस्टम नहीं था ख़ास। पहले स्टार्ट तो उन्होंने करवा दिया 2.5-3 माह बाद, बस वो टीचर बेचारे भी ऐसे थे, उनको भी नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने कहा उर्दू मीडियम पे चले जाएं। अच्छा, अब उर्दू मीडियम कर लिया, लेकिन अब वो कहेंगे कि अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं अमंग अदर्स तो फिर आप ऐसे करें। मतलब उस वक्त की अप्रोच थी, उस वक्त चल भी गई है कि आपने उर्दू में भी हेडिंग देनी है। उसमें होता है ना कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आए ना, लिखी जाओ, और साथ साथ आपने इंग्लिश में भी हेडिंग देनी है उसकी, ठीक है। और फिर आपने उसको वो टक वाली मार्कर से अंडरलाइन भी करना है, वो डबल करके, वो आप लोग भी करते होंगे। मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको प्रेजेंटेशन में या कुछ ना कुछ कंटेंट के अंदर आपको ऐड करना पड़ता है जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे होते, फिर मज़ा आता है एग्जामिनर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त के टाइम पे वो चल गई। अभी तो भाई एक पेन लेकर जाते हैं। अभी भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे सीए के अंदर आपको पता है ब्लैक बॉल पेन अलाउड होता है, ना उधर कोई हाशिए लगाने हैं, ना कुछ मार्कर शार्कर लेके जाने की ज़रूरत है, सिंपल एक पेन ठीक है वो ले जाना। अब मैं एमफिल कर रहा हूँ इधर हेले में, तो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं मिड के भी। फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर के थे, तो फर्स्ट में भी यही सीन था, एक पेन लेकर जाना, उसी से ना कोई हाशिया ना कोई बात, जहाँ पे हेडिंग आई उसके नीचे वैसे ही हाथ से पेन से डबल लाइन किया। अब बाकियों को मैंने देखा यार वो कोई 3 कलर्स के लेके आए हुए हैं, ठीक है, मार्कर्स लेके आए, ब्लू है, ब्लैक है, रेड लेके आए हुए, ग्रीन लेके आए हुए हैं, हाशिए लगा रहे हैं, और पता नहीं कितनी खूबसूरती। वो जो पेपर 2 घंटे में कर रहे होते थे, मैं आधे पौने घंटे में करके बाहर आ जाता था। फिर वो उन्होंने कहा कि सर आप इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं? मैं कहता भाई मैं ये नहीं करता, हो सकता है कि टीचर मार्क्स काट लें इसके, क्योंकि जाहिर है इधर मेरे ख्याल में वो इसको शायद बेहतर समझते हो, लेकिन हमारे सीए में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ऑब्वियसली है तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ उसकी बेस पर पास कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी में तो अक्सर होता है ना कि आप प्यारा सा बना के आ जाओ तो ऊपर लिखा जाए जो भी हो। कई बार ऐसे भी मेरे जुगाड़ लगे हुए बीबीए के टाइम पे भी, ठीक है। तो खैर ये बस बातें थी, तो भाई पता होना चाहिए हमें। अच्छा, आइज़ा 501 जो है ये सर 3 तरह के चीज़ों के ऊपर आपको बताता है। इसका बेसिकली नाम है स्पेसिफिक आइटम्स की ऑडिट टेस्टिंग। स्पेसिफिक आइटम मतलब जैसे इन्वेंट्री की वो सारी नहीं बता रहा यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के ये जो एग्जिस्टेंस वगैरह के ऊपर हमने करना है, एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस के ऊपर स्टॉक टेक करना है ना, उसकी ये बात बताता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर वो आगे एक और चीज़ है इसके अंदर, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं कि अगर आपके ऊपर केसेस वगैरह हैं कंपनी के ऊपर, या कंपनी ने किसी के ऊपर केसेस किए हुए हैं, तो ऑडिटर ने उसको किस तरह से असेस करना है, वेरीफाई करना है, ये भी इसी में है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम तो डिस्कस नहीं कर रहे, अदरवाइज़ वो भी मौजूद है, ठीक है भाई। अच्छा, ये अब हमें थोड़ा सा हल्का सा आइडिया है इस चीज़ का। अब भाई बढ़ते हैं आगे ज़रा, आ जाए द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड आइज़ा 501। आइज़ा 501 क्योंकि इसको बताता है फिजिकल काउंट, फिजिकली गिनना जाके, इसको इन्वेंट्री काउंट भी कहते हैं, वो लिखा हुआ है फिजिकल इन्वेंट्री, इसको स्टॉक काउंट भी कहते हैं, इसको स्टॉक टेक भी कहते हैं, ठीक है, ये इसके नाम है सारे। तो भाई स्टैंडर्ड हमें अभी गाइड कर रहा है कि स्टॉक टेक ज़रूरी क्यों है और करना क्यों है, ठीक है, किस तरह से करना है, कब करना है, ये सारा कुछ हमें गाइड कर रहा है। देखिए हमें पता है जी अजर्शंस में आपकी वैल्यूएशन हमने पढ़ ली, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, उसके ऊपर किस तरह से हमने काम करना है। फिर हम आगे आए तो हमने कहा यार एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस को भी थोड़ा देख लिया जाए, तो उसके हवाले से इधर से अब हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। चलें जी आ जाए। उसने कहा कि जी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साल के एंड पे खुद ही अपना इन्वेंट्री काउंट करवा लेती हैं, ठीक है। Even if an entity maintains sophisticated inventory record with continuous accounting record for inventory, the accuracy of these records should be checked। कहता है बेशक जितने मर्जी कंट्रोल्स अच्छे हों, जितना मर्जी जो एंटिटी है वो अपने तौर पर स्टॉक टेक करती है, वो कहती है यार हम हर 15 दिन बाद स्टॉक टेक करते हैं, फिर महीने बार करते हैं, साल के एंड पे भी करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी इन्वेंट्री इधर उधर हो जाए। मकसद क्या है, देखें हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्वांटिटी तो नहीं ना आ रही होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आती है, अमाउंट्स आती हैं। तो वहाँ पे करंट एसेट के अंदर जाके इन्वेंट्री लिखी होगी, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, सही है। अब इन्वेंट्री वहाँ पे लिखी होगी मिसाल के तौर पे जी 5 मिलियन,
ठीक है, ये बस लिखा हुआ है, क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, तादाद नहीं लिखी हुई इसकी। अच्छा, अब इसका फिर एक नोट दिया होगा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके नोट नंबर 4 है जी इन्वेंट्री का, उसके अंदर जाके इसको खोल के बताया होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि फेस के ऊपर सिर्फ एक वैल्यू आती है, नोट के डिटेल्स आती है नोट में। अब फॉर एग्जांपल उसमें आ गया जी रॉ मटेरियल है इतना, ठीक है, फिर उन्होंने लिखा जी वर्क इन प्रोसेस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस आपका होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं है तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, अदरवाइज सिंपल क्लोजिंग फिनिश गुड्स आएंगे। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस आपका उन्होंने लिखा हुआ है लेट से कि भाई इतना हमारा है, ठीक है, और फिर उन्होंने लिखा है फिनिश गुड्स हमारी जो है वो तकरीबन इतनी, ये टोटल मिला के तकरीबन 5 मिलियन आपकी बन गई, ये आपका इस तरह हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर भी अमाउंट लिखी है, रकम लिखी है, पैसे लिखे हैं, क्वांटिटी नहीं लिखी, क्वांटिटी नहीं लिखी। देखिए, अब ऑडिटर साहब का काम है ना कि जहाँ पे उसने पिछले एजर्शन हमने देखी, वैल्यूएशन की, हमने 5 मिलियन को कर लिया हुआ है वेरीफाई, क्योंकि 5 मिलियन ही है, इसकी वैल्यू गलत तो नहीं लिखी, हमने कर लिया ना वेरीफाई, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस इसके ऊपर ले लिया कल हमने। आज हम ये देखना चाह रहे हैं यार, ये जो 5 मिलियन है इसके अंदर क्वांटिटी क्या है, ठीक है जी, क्वांटिटी क्या है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स कितनी पड़ी हुई है, क्वांटिटी के लिहाज से ये कोई 5500 पड़ी है या 200 ये पड़ी हुई है, कोई 8000 ये पड़ी, मतलब वट एवर जो भी है चीज़, तो भाई ये हमने देखना है कि क्या उसकी क्वांटिटी भी ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटी मालूम करके क्या पता लग जाएगा, देखें जब क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी फिर हम उसके साथ कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, या एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो भाई उधर से भी हमारी फिर वापस हम वैल्यूएशन के ऊपर आ सकते हैं। इसका मतलब वैल्यूएशन निकालने के लिए जो डाटा यूज़ होना है, उस डाटा में एक चीज़ तो होती है कॉस्ट। देखें, वैल्यूएशन आपकी है, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है ना आपस में, वैल्यूएशन के ऊपर एक तो चीज़ आपकी आ रही होगी कॉस्ट या एनआरवी, मतलब जो दोनों में से लोअर है, आइटम बाय आइटम बेस, आइटम बाय आइटम बेस है ना, एक सिंगल आइटम की, बल्क में नहीं कर सकते, सिंगल आइटम की कॉस्ट या एनआरवी आपने लिखवानी, ठीक है। और बेसिकली क्लाइंट ने किया होगा ना ये काम, उसके वो पहले से होगा, बस आपने इसको टेस्ट करना होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसके साथ आपको क्वांटिटी भी तो चाहिए, ठीक है जी, क्वांटिटी भी तो आपको चाहिए। अब ये जो कॉस्ट और एनआरवी है इसको हम वैल्यूएशन के अंदर देख लेते हैं, वैसे ओवरऑल सारा ही वैल्यूएशन है, लेकिन ये बेसिकली उधर से हम इसको टेस्टिंग करते हैं, इसको एनआरवी टेस्टिंग भी बोलते हैं कि क्या कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जिसकी एनआरवी कॉस्ट से कम हो। और इधर जो क्वांटिटी है इसके लिए प्योरली हम क्या करते हैं भाई, स्टॉक टेक करते हैं, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल है ना, एग्जिस्टेंस के ऊपर भी, और कंप्लीटनेस भी आप देखते हैं कि क्या तमाम क्वांटिटी आ चुकी है इसके अंदर, सिंपल उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास पूरी ये वाली वैल्यू निकल आती है। इसलिए हमें क्वांटिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये और बड़ी जगहों पे भी इस्तेमाल होनी है। अभी जैसे उस दिन हमने जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाने की अप्रोच पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल्स को जब आपने वेरीफाई करना है, सेल्स को जब आपने वेरीफाई करना है, तो वहाँ पे एनालिटिकली आप रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट जगह से डाटा लेकर उसको आपस में देखना कि वो जुड़ना चाहिए और मिलना चाहिए आपस में, लेकिन ऑब्वियसली जो आपस में लिंक्ड हो, जिनका कोई प्लॉजिबल रिलेशन बन रहा हो, उनको फिर हम मिलाते हैं आपस में, यार ये इधर वाली और उधर वाली टोटल तकरीबन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था यार जो सेल्स वाली क्वांटिटी है, बिकी कितनी क्वांटिटी, वो प्लस ये जो इधर हमारी स्टॉक में से कंज्यूम हुई है, सेल की तरफ गई है, आउट हुई है इन्वेंट्री, वो हमने, तो इसका मतलब क्वांटिटी तो हमें इधर भी चाहिए, ठीक है जी। तो इस हवाले से भी क्वांटिटी जो है वो भाई देखना बड़ा ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी क्वांटिटी, अगर आपकी इन्वेंट्री मटीरियल हो, डिपेंड करता है मटीरियल हो, फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कोई इन्वेंट्री होती नहीं, होगी भी कोई शायद, फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अब हॉस्पिटल चीज़ें तो नहीं बेचता, उनके जो बेड शेड वगैरह होंगे वो तो उनका पीपी है, बात आ रही समझ, हॉस्पिटल का काम है सर्विस देना। लेकिन अगर वो चलो फॉर एग्जांपल कोई ना कोई चीज़ साथ देते हैं, कोई क्लिनिक है, वो हल्का फुल्का कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन देते हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी उनके पास जितनी कि मतलब मटेरियल नहीं होगी, बेशक उनकी इन्वेंट्री होगी, बट इट वॉन्ट बी मटीरियल, जो उनकी बाकी चीज़ें ना वो असल मटीरियल होंगी। तो वहाँ पर तो अगर स्टॉक टेक नहीं हुआ या तो फिर कुछ ना कुछ माफ़ी हो सकती है। बट इफ़
इन्वेंट्री इज़ अ मटीरियल हेड। तो भाई आइजा 501 आपको कहता है कि हर सूरत स्टॉक टेक करना है आपने। अगर स्टॉक टेक नहीं होता किसी भी वजह से, वजह 3 हो सकती हैं, पढ़ेंगे आगे जाके स्कोप लिमिटेशन की 3 रीजंस, ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल में पढ़ी हुई है हमने, मैं एक थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि जी या तो मैनेजमेंट, बल्कि पहला अगर सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हैं कि स्कोप लिमिटेशन लग गई है, एविडेंस नहीं मिल सकता, या ऑडिटर का काम या नेचर उसके काम की इस तरह की है कि एविडेंस नहीं मिल सकता, या मैनेजमेंट आपको नहीं एविडेंस दे रही है। याद है हमने 3 तरह की स्कोप लिमिटेशन पढ़ी थी, 3 तरह की। सबसे नीचे वाली सबसे खतरनाक है, जब मैनेजमेंट है वो नहीं आपको एविडेंस दे रही, इसका मतलब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउट में आती है। तो भाई ये वो कहता है कि स्टॉक टेक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो आपने वो तीनों सिचुएशन में देखना है क्या है। रिपोर्ट अगर मटीरियल है स्टॉक टेक और आप एग्जिस्टेंस उसकी वेरीफाई नहीं कर सके, अमाउंट आपने कर दी है वेरीफाई, भाई क्वांटिटी किसने करनी है वेरीफाई, क्वांटिटी भी है पीछे या नहीं, ठीक है। तो वो कहता है कि सर फिर आपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, ठीक है। और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, मतलब है कि अगर मैनेजमेंट की तरफ से इम्पोज हो गई है स्कोप लिमिटेशन, मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं दे रही, तो उसका तो बहुत ख़तरनाक फिर नतीजा निकलेगा, उसमें मॉडिफिकेशन हैवी वाली डलेगी, जो कि हम एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बस अभी थोड़ी सी तमहीद थी कि यार ये ज़रूरी क्यों है। अब आ जाए ज़रा इधर, अगर देयर आर सेवरल रीजंस फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, डिफरेंट रीज़न है जी भाई, क्या रीज़न है। फिजिकल काउंट्स मे बी फेयरली ईजी टू अरेंज, पर्टिकुलरली व्हेन मोस्ट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर हेल्ड इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल लोकेशन। सही है, तो सादा सी बात है। फिजिकल काउंट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, बेशक ठीक है, ये पता लग जाता है। फिर क्या, फिजिकल काउंट्स कैन बी यूज्ड बाय द एंटिटी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इट्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड। फिजिकल काउंट को इन्वेंट्री जो फिजिकल काउंट्स को एंटिटी अपने रिकॉर्ड के लिए भी यूज़ कर सकती है कि हाँ भाई इन्वेंट्री वाकई हमारे पास मौजूद। देखिए ये वैसे एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होनी चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। जब हम चैप्टर 5-6 पढ़ रहे थे कंट्रोल्स का, कंट्रोल बनाने का, तो भाई इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रोल ये है इन्वेंट्री काउंट। अगर आपकी इन्वेंट्री काउंट नहीं हो रही, स्टॉक टेक नहीं हो रही, गिनी नहीं जा रही, तो फ़ायदा ही कोई नहीं। आप आज आपके पास 50 आइटम है, उससे कोई दोबारा जाकर गिनता ही नहीं है, तो भाई आपका पता लगना महीने बाद उधर कुछ भी नहीं पड़ा होना, चोरी है नहीं चीज़ें। तो इन्वेंट्री टेक या स्टॉक टेक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देन वेयर द एंटिटी डज नॉट हैव कंटिन्यूस इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, अ फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री इज प्रोबेबली द ओनली वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। अच्छा, कहते हैं कई बार एंटिटी बिल्कुल ही ठीक है, वो करवाती नहीं है, तो भाई फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना, कभी ना कभी तो करना है, तो साल के एंड पे करो। डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड द एंटिटीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मे इंडिकेट वीकनेस इन फिजिकल कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री एंड लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट। सिंपल बात है कि अगर बीच में मसला आ रहा है, आपने सिस्टम के अंदर लिखी हुई है हमारे पास फलां चीज़ जो है वो 50 पड़ी हुई है, जाके देखो तो 30 पड़ी हुई है, 20 किधर गई भाई, इसका मतलब है कि यार चोरी हो रही हैं चीज़ें या कोई और मसला हो रहा है। आपका फिज़िकल कंट्रोल जो है आपके चीज़ों के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। भाई कंडीशन का भी आपको पता चल सकता है कि कोई डिटीरियोरेशन, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई। इसमें इसके साथ एक और लिख लें, कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू चेक द ऑब्सोलेसेंस ऑफ इन्वेंट्री। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि ऑब्सलीट तो नहीं होगी, आउटडेट तो नहीं होगी इन्वेंट्री, ये भी देखा जा सकता है। स्पेशली अगर आपकी पेरिशेबल आइटम्स हैं तो भाई फिर तो इन्वेंट्री काउंट बार बार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई ऐसे मिल्क होता है वो 7 से 8 दिन, फॉर एग्जांपल मतलब प्रेमा एक मिल्क है, वो हम भी क्योंकि यूज़ करते हैं, तो अब वो ना 7 से 8 दिन की उसकी एक्सपायरी होती है। अब वो कंपनी जो बना रही है तो उसको तो भाई देखना चाहिए ना बार बार जाके, क्या कितनी की हमारी इन्वेंट्री है जो पेरिश होने वाली है, जो एक्सपायर होने वाली है। अगर वो स्टॉक टेक नहीं करेंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं चलना, वो पता लगे कि हफ्ते बाद इतने पता नहीं कितने डब्बे उनके वेस्ट हो गए। तो इसलिए उनका बड़ा लाजमी है और वो करते भी हैं। एक तो उन्होंने ऊपर डेट लगाई होती है वही मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर की, तो वो इसको ना देखते रहते हैं, ठीक है। वो देखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो फिर देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें आपकी और बड़ी हेल्प हो जाती है। एक तो आपको पता चल जाता है यार कौन सी मेरी स्लो मूविंग आइटम्स हैं, ये भी लिख लें। स्टॉक टेक्स हेल्प आइडेंटिफाई
स्लो मूविंग आइटम्स, ये लिख लें खुद से, सही है ये वाला पॉइंट भी। स्लो मूविंग से मुराद क्या है कि जो बहुत टाइम लगा के बिकती हैं। देखो आपने किसी भी शॉप पे देखें, किसी भी स्टोर में देखें, सुपर स्टोर में आप जाएंगे, कई बार आप जाएंगे ना, आप कहेंगे यार ये पिछली बार भी इतनी पड़ी हुई थी, इस बार भी इतनी पड़ी हुई है चीज़ें, ठीक है, इसका मतलब स्लो मूविंग है। अब अगर आप अपना पैसा फंसा के बैठ जाओ स्लो मूविंग आइटम के अंदर जो बिकती नहीं है, तो या तो आपको एंड पे वो लॉस पे बेचनी पड़ जाएगी, या वो कम से कम ब्रेक इवन के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर ही सेल करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि भाई इन्वेंट्री काउंट आपके ऑपरेशनल डिसीजंस के अंदर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर भी आपकी हेल्प करता है। बात आई समझ? इन्वेंट्री काउंट आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। एक तो ऑब्सलीट आउटडेटेड आइटम्स का आपको पता चल जाता है, डैमेज आइटम्स का आपको पता चल जाता है, स्लो मूविंग आइटम्स का पता चल जाता है। भाई जो स्लो मूविंग है उनका ऑर्डर ही कम करो यार, जो एक्सपायर होने वाली चीज़ें हैं उनको डिस्काउंट पे लगा के जल्दी जल्दी बाहर फारिग करो, और आपको आइंदा के लिए पता चल जाएगा कि यार ये आइटम इतनी नहीं बिकती, ठीक है, ये एक्सपायर होती है, इसको मैं कम बनाऊँ। अगर आप स्टॉक टेक करते नहीं हो, धड़ाधड़ बनाई जा रहे हो, एक्सपायर हो ही जा रही हैं, या चलो लेट से एक्सपायरी वाली भी नहीं है, स्लो मूविंग है, पड़ी हुई है ये कोने में, चीज़ मंगवा के बैठे हुए हैं अपने पास, क्या करें यार उसको, ठीक है। आप लिटरली अक्सर मैं तो ये हर मंथ जाता हूँ ना ग्रोसरी करने, तो भाई सुपर स्टोर्स पे उधर मैं देखता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि वो मेरे ख्याल में उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ बैठ के उनका कलर चेंज हो गया है, लेकिन वो बिकी नहीं है। तो देख के आता है कि यार ये बेवकूफ़ लोग हैं, पता नहीं इन्होंने कितना पैसा उस चीज़ के अंदर फंसा लिया अपना। इन्वेंट्री की कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, पता है सारा आप लोगों को, बस वो अपना जो नॉलेज है ना वो इस्तेमाल करना। देखें कैफ 8 है ऑडिट, लास्ट पे क्यों रखा गया है? एग्जामिनर आपसे चाहता है कि ये जो दादाजी है ना, दादाजी के पास आपने तब आना है जब आपको बाकी सब इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी हो। अब आपका दिमाग इतना कि मैच्योर होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। आपको पता हो कि यार इस तरह की बात मैंने कॉस्ट के पेपर में पढ़ी हुई थी, अच्छा यार वो रेलेवेंट हो सकती है, डालो इधर। इस तरह की बात मैंने टैक्स के पेपर में पढ़ी हुई थी, इस तरह की बात मैंने कंपनी लॉ में पढ़ी हुई थी, सही, तो आप रिलेट करते हैं। अगेन ये लाजमी नहीं है कि आपको वो सारे याद हों, लेकिन यार नॉलेज तो होना याद है ना, इसलिए कहते हैं रट्टे नहीं मारने होते ना पेपरों में। जब रट्टा मार के आप निकलते हो, जैसे ही उधर से एग्जाम सेंटर से बाहर पाँव रखा, लो जिधर उड़ गया सारा कुछ। एग्ज़ाम तक की बड़ी मुश्किल से हम याद रख पाते, पर फिर पास फेल होना तो अलग बात है कि उसमें क्या बनना है, लेकिन याद चीज़ें नहीं रहती। जब आप कॉन्सेप्चुअली चलते हैं ना, फिर आप चीज़ों को लिंक करते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो भाई ये देखो इतने फ़ायदे हैं इसके। देन कहता है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री काउंट्स। अब वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई बताने लगा। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेंट्री काउंट के हवाले से मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रा गौर से देखें। उसने कहा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अरेंज द फिजिकल काउंट। उसने अरेंज करवाना है, उसने कहना कि हाँ आए सर ये फिजिकल काउंट तैयार है, आए ज़रा आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऑडिटर ने काउंट नहीं करना जाके, ऑडिटर साहब उधर गिनेंगे नहीं, गिनेगा उनका बंदा। ऑडिटर क्या करता है, ऑब्जर्व द फिजिकल काउंट, ऑब्जर्व द फिजिकल काउंट, ये इसके टर्म है ही ये। हम कभी भी मतलब वैसे आप कह लें कि रफली ये बोल देते हैं कि यार इन्वेंट्री काउंट करना है, स्टॉक टेक करना है, लेकिन असल में हमारा काम होता है ऑब्जर्विंग द स्टॉक टेक। हम ऑब्जर्व करने जाते हैं, गिन उनके बंदे रहे होते हैं। देखो कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं हमें तो पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इधर एक नाम लिखा हुआ चीज़ का, कोई अजीब सी आइटम, आपको पता है ना कि दुनिया पता नहीं कितनी तरह की इन्वेंट्री है यार, और हर किसी के, आप एसी देख लें, कोई एसी का नाम किसी का लिखा होगा 12E कूल, किसी का नाम लिखा होगा जी के इन्वायरो फ्ला, इस तरह वो आगे कोई नंबर डाला। भाई हमें तो नहीं सारे पता, वो हम क्या गौर गौर से देखते, फिर उनका जो बंदा होता है ना उसे रेलेवेंट सारा पता होता है। अच्छा फिर केमिकल्स, अगर आप केमिकल का, हम लोग एक बार चले गए जी केमिकल का स्टॉक टेक करने, अब अगर हम अपने तौर पे करें हमें तो समझ ही कोई नहीं, हमें तो कोई आइडिया नहीं है उसका, मतलब कि ये किस तरह का नाम लिखा हो यार, ये कौन सा केमिकल है, कुछ नहीं। उनका बंदा होता है वो करवा रहा होता है। हाँ अब आप ये कह सकते हैं कि सर वो तो फिर पता लगे आपको झूठ ही बोल जाए। अब वहाँ पर आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म काम आती है, उधर स्केप्टिकल माइंड रखना ना। जहाँ पे आपको हल्का सा लगे कि यार ये गेम कर रहा है बंदा, उससे पूछो, उससे कहो यार नहीं इसकी डिटेल लेकर आओ भाई, इसके ऊपर कोई स्लिप लगी हुई है, पर्ची दिखाओ, यही वाला नाम है, आइए बात समझ। अगर वो झूठ बोल रहा है तो आपका वहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी आ गई, ठीक है, या आपका वो जो एविडेंस था जो आपको मिल रहा था उसके अंदर झूठ निकल आया, अनरिलायबल हो गया, आप इंक्वायरी करें, मैनेजमेंट को बताएं कि भैया ये क्या सब कुछ झूठ ही बताई जा रहे हैं हमें, बात आई समझ। तो स्केप्टिकल इतना भी नहीं बनना बच्चा कि बिल्कुल ही आपको
बना दें वो लोग, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अरेंज फॉर फिजिकल काउंट्स टू बी मेड एंड टू एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर काउंटिंग टू इंश्योर दैट अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट काउंट इज टेकन, ठीक है। पूरा काउंट करवाना है जी आपने। It is the responsibility of the company's directors to ensure that the valuation of inventory in the FS is reliable. डायरेक्टर ने भाई साइन करने, सिंपल सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। आपको पता है ना, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि लिस्टेड कंपनियां तो सीईओ, डायरेक्टर और एक सीएफओ होता ही एक है। सीईओ, डायरेक्टर और सीएफओ ने करने होते हैं साइन उसके ऊपर। अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए सीईओ एंड डायरेक्टर ने करने होते हैं। अगर सीईओ आउट ऑफ कंट्री हो तो फिर 2 डायरेक्टर कर देते हैं, ऐसे ही है। तो भाई क्योंकि उन्होंने साइन करने हैं, सीईओ भी डीम्ड डायरेक्टर ही होता है ना, तो फिर डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है वैल्यूएशन के वाले से। वैल्यूएशन के लिए स्टॉक टेक ये बड़ा ज़रूरी है, अभी मैंने पूरी आपको इक्वेशन बना के दिखाई है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे ऑडिटर साहब कौन है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू गैदर एविडेंस फ्रॉम विच ही कैन रीच अ कंक्लूजन ऑन द फिगर फॉर इन्वेंटरी इन द एफएस। देखिए मसला है कि हमने इस फिगर के ऊपर एविडेंस लेना था। हमने कहा कि इस फिगर के ऊपर जब आप एविडेंस लेते हो तो ये फिगर आपका अकाउंट बैलेंस आ जाता है, तो इसके ऊपर पूरी 6 की 6 एजर्शन हमें टेस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमने कहा यार इसकी वैल्यूएशन देखते हैं, हमने कहा इसकी एग्जिस्टेंस देखते हैं, हमने कहा जी इसकी कंप्लीटनेस देखते हैं, ठीक है। फिर हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, इसकी डिस्क्लोजर वगैरह और क्लासिफिकेशन। इसका मतलब भाई हमने 6 की 6 देखनी है। ऑब्वियसली जिनके अंदर ज़्यादा रिस्क है, जिसके अंदर बिल्कुल ही कम रिस्क है वो हम ना देखें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रट्टे नहीं लगवाऊंगा कि इन्वेंट्री के अंदर किस में कम रिस्क होता है, रिसीवेबल में किस में कम होता है। नहीं, आपने सिनेरियो पढ़ना है, सिनेरियो में आपको समझ आएगी, दिमाग खोल के करना है। आई कैप आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप याद करके हैं सारी चीज़ें। वैसे वो इतना हाई लेवल आपको कंफ्यूज करेगा भी नहीं, लेकिन अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमें समझ आए चीज़ की, ठीक है। तो भाई वो कह रहे हैं इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू गैदर एविडेंस फ्रॉम विच ही कैन रीच अ कंक्लूजन ऑन द फिगर। वो इस फिगर के ऊपर पहुंचना चाह रहा है कि हर तरह से पूरी है, ठीक है, कंप्लीट है, एग्जिस्ट करती है। ऑब्जर्वेशन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर एट द इन्वेंटरी काउंट विल प्रोवाइड सम ऑफ दिस ऑडिट एविडेंस। देखो वो इस 7 प्रोसीजर ही पड़े हुए हैं भाई, 7 ही है ना, उसी में से उसने एक निकाल लिया ऑब्जर्वेशन। उसने कहा यार मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन्वेंट्री काउंट करना, इन्वेंट्री काउंट अरेंज करवाना, सारा कुछ देखना। आपने सिंपल जाकर ऑब्जर्व करवाना कि हाँ भाई जो इन्होंने कहा था, जो इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने पूरी की है। सिंपल एज दैट, ठीक है। द ऑडिटर्स अटेंडेंस एट द फिजिकल काउंट इज कवर्ड बाय आइजा 501। 501 जो है वो बताता रही है ऑडिटर साहब किस तरह से अटेंड करेंगे इन्वेंट्री काउंट को, कैसे वहाँ पर जाएंगे। 30 जून जैसे ही आता है तो आमतौर पे 30 जून, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड है पाकिस्तान में, तो फॉर्म्स में जो ट्रेनीज़ हैं उनकी मौजें लग जाती, ठीक है। वो मौजें इस तरह लग जाती हैं कि भाई किसी क्लाइंट पे जा रहा है, कोई किसी क्लाइंट पे जा रहा है, कोई आउट ऑफ सिटी वाले क्लाइंट पे जा रहा है। अब उधर काम तो खैर इन्होंने जो करना ही होता है, असल में होता है खाबे, खाना पीना। तो क्लाइंट्स क्योंकि फिर ऑडिट स्टार्ट होने लग जाते हैं, ऑडिट में खाबे हैं, इसीलिए बस स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर मतलब प्रैक्टिकल जो ऑडिट है वो नहीं एग्जिस्ट करता। वो सिर्फ बड़ी फर्म्स के पास है। वो बहुत चंद एक कंपनीज हैं जो करवाती है, वो भी मजबूरी के तहत, जो लिस्टेड हैं या जो MNCs हैं उन्हें होता है या सही वाला ऑडिट करवा लें। सही तो वो भी नहीं इतना करवाती, लेकिन काफ़ी बेहतर हद तक होता है उनका, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी कंपनीज आर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी। वो कहते हैं भाईजान हमारी तो पसली नहीं है इतनी, हम आपको ऑडिट करवाते हैं, फिर हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है, हमारे तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बस एक लगी हुई है, फंसे हुए हैं, इस वजह से करवाते हैं, हमें कोई शौक नहीं ऑडिट करवाने का, हमें सब कुछ अपना पता है। अब ये उनका माइंड सेट, अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे? तो मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में आपने जॉब या प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है, तो भाई फिर ऑडिट इज़ नॉट अ सूटेबल फील्ड फॉर यू, आपके लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर आपने बाहर मूव करना है तो फिर करें, लेकिन फिर भी कोशिश ऑब्वियसली होनी चाहिए किसी इंटरनेशनल एफिलिएशन वाली फर्म के साथ। जो बड़ी फर्म्स हैं, कोई 7, 8, 10 जो बड़ी फर्म्स हैं, उनमें से किसी से करें जिनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन स्ट्रॉन्ग हो, वो एकोमोडेट करते हों बाहर, ठीक है, कि आर्टिकल्स के बाद आप यहाँ से उधर कहीं जा सकते हैं, ग्लोबल मोबिलिटी जिनकी इजी हो। अदर देन दैट ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल ऑडिट का बता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इधर ना बस एक अजीब सा कल्चर है। इधर ये लोग चाहते हैं कि जी हमें वो काम करके दिखाएं जिससे हमारे ऑपरेशंस बेहतर हों, जिससे हमारा पैसा बचे, पैसा लगाने वाले ना बताएं। इधर लोगों को इंटरेस्ट है टैक्सेशन के अंदर,
और स्पेशली ये लास्ट गवर्नमेंट जो थी 2018-19 से, उन्होंने बड़ी सख्ती की, बहुत ज़्यादा लोग फाइलर बने, कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की। तो अब ना एक टैक्स कल्चर पाकिस्तान में चल पड़ा। तो कल्चर अब वो कह रहे हैं डंडे से चला है ऑब्वियसली, और लोगों को शायद कुछ उस वक्त ट्रस्ट भी होने लग गया था कि यार नहीं ये गवर्नमेंट लगाएगी हमारे ऊपर ये। अब तो खैर सूरत हाल फिर थोड़ी इधर उधर, लेकिन अब क्योंकि उनका डाटा आ चुका है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ज़रा डंडा मार रही है उनको। तो भाई पाकिस्तान में टैक्स का जो है स्कोप बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने जॉब करनी है फिर भी अच्छी जॉब मिलती है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ERP आपको पता है कि दुनिया अब ऑटोमेशन की तरफ चल रही है। हमने खुद ही ये पढ़ लिया है, एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर और कैट, और मतलब के ऑडिट फॉर्म्स के अंदर भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो भाई जो इतनी बड़ी कंपनी चल रही हैं वो किस बेस पे चल रही हैं, उनको भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वो लगवा रहे हैं। तो वो ERP जो है वो लगाना तो प्योरली तो वो काम ओबियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप आसान अल्फाज में समझ लें सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ भी होती हैं फाइनेंशियल, तो हमें बतौर फाइनेंशियल कंसल्टेंट उसमें ऐड किया जाता है। भाईजान आप बताएं एंट्रीज किस तरह से होंगी, ये चीज़ें किस तरह से होंगी, वो हमने बताना होता है। तो बहुत स्कोप है, और ये तो बल्कि एक ऐसी फील्ड है कि ग्लोबल है। सही है, मतलब ERP जो पाकिस्तानी तो है ही कोई नहीं ना, मतलब कि इधर भी लोकल बन रहे हैं, लेकिन वो कोई इतने बड़े लेवल का नहीं है कि इंटरनेशनली वो चले। हम लोग इंटरनेशनल फॉलो करते हैं, मतलब है कि आप समझ लें SAP SAP है, फिर आपका ओरेकल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, ओडू है। ठीक, ये हम लोग कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो ये तो इंटरनेशनल है। तो अब पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो भाई यहाँ पे बैठे आप ऑनलाइन भी इसकी काम कर सकते। इसमें जो चीज़ ऐसी है कि वहाँ पे फिजिकली मौजूद होना लाजमी नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ऑब्वियसली, थोड़ी बेहतर हो जाती चीज़, लेकिन लाजमी नहीं है, वैसे ही काम हो जाते हैं। आपने क्लाउड के थ्रू करना, ऑनलाइन सर्वर वगैरह के थ्रू, भाई थोड़ा सा ना अपने आप को इस तरफ लेकर आए, सोचें चीज़ें। ऑडिट के पीछे छोड़ दें, और उसके पीछे भागना। हर बंदा ऑडिट बार में बैठे होते हैं, यार क्या करिए। जॉब तो ऑब्वियसली मिल जाती है, वो तो नहीं मसला, लेकिन वो फिर बेहतर नहीं है, क्योंकि देखें जो स्कोप है नहीं एक चीज़ का। पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर है ऑब्वियसली स्कोप, उधर लोग करवाते हैं, वो आपने करना है, लेकिन फिर बड़ी फर्म से करके जाए। ठीक है, पाकिस्तान में रहना है तो टैक्सेशन ERP आर दी बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो बाई चांस बस हो गया डिस्कस। अच्छा, अब बात हो रही थी कि जब स्टूडेंट्स भी आर्टिकल्स में जाते हैं इन्वेंट्री काउंट के ऊपर, उनका बड़ा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि एक तो ऑडिट का सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, उनको बड़ा फील होता है हम बड़े चौधरी हैं। ठीक है, और सेकेंडली ये होता है कि जी उधर खाबे शाबे ज़रा चलते हैं, हम भी जाते थे, तो उधर स्टॉक टेक करना, 1 दिन का 2 दिन का स्टॉक टेक, जो बहुत बड़े कंपनीज होती थी, मतलब जिनका अच्छा भला स्टॉक होता था, उधर फिर जाहिर है 1 से ज़्यादा दिन भी लग जाते थे, 2 दिन भी लग जाते थे। तो वहाँ पर फिर अक्सर होता है वो TA भी देना, उन्होंने अलाउंस वगैरह भी देना, मतलब थोड़ी कमाई भी हो जाती थी। तो बस ये एक हमारा, जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था, एक रेस्टोरेंट होता था, वहाँ पे बड़ी ख्वाहिश होती है यार बंदे की भेजें, बड़ा तगड़ा एक अच्छा रेस्टोरेंट है लाहौर का, तो वहाँ पे जाना है। उधर पहले तो हमने हाई टी करनी, ठीक है, दोपहर को, फिर उसके बाद हमने काम जानबूझ के लेट करना, फिर हमने रात को जाके बुफे भी करना, डिनर बुफे भी करना। कुछ जैसे उनका 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट होता था, वो करके तो फिर हमने आया ना, वो मुफ्त में कर लेते थे। तो ये बस कुछ शुगल है, अदर देन दैट कोई ख़ास नहीं है। अच्छा जी, तो अब वो कह रहा है कि जी ऑडिट एविडेंस एडिशनल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, ये आइज़ा 501 का नेम है। कहता है जी आइज़ा 501 आपसे क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई इफ़ इन्वेंट्री इज़ मटीरियल टू द FS, ये बात जो मैंने अभी आपको की थी, अगर ये मटीरियल है, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडेंस एट फिजिकल काउंट। भाई उसने फिजिकल काउंट के ऊपर अटेंड होके करना है, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल से मुराद है कि भाई हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर एक ब्रांच है इनकी, ठीक है, अब वहाँ पर लेट से उस वक्त कोई हालात बुरे हैं तो आप नहीं जा सकते, इम्प्रैक्टिकेबल आपका हो गया। ये नहीं है कि आपका हमें दिल नहीं कर रहा, बुखार है मुझे, मैं नहीं जाता, भाई किसी और को भेजो। ऑडिटर से मुराद यहाँ पे कौन होता है, मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर थोड़ी आगे स्टॉक टेक कर रहा होता है, वो अपनी टीम को भेजता है, किसी और को भेजो, ठीक है। या हो सकता है कि लेट से आप 30 जून 2023 का ऑडिट करने गए हैं, आपको अपॉइंट ही बार में किया गया, पिछला ऑडिटर रिज़ाइन कर गया,
अब पॉइंट ही आप बाद में हुए तो इम्प्रैक्टिकल हो गया ना, आप 30 जून पे कैसे कर सकते हैं, आप तो आए फॉर एग्जाम्पल 5 अगस्त को हैं, ठीक है। तो द पर्पज़ ऑफ सच अटेंडेंस इज गिवन एज, भाई इसका क्या पर्पज़ होगा, पर्पज़ इसका सिंपल यही है कि मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स वगैरह को इवेल्युएट करें, उनका जो वो किस तरह से इन्वेंट्री काउंट करवाते हैं। देखिए बेसिकली हमने मैनेजमेंट को कहना होता है भाई आपने इन्वेंट्री काउंट अपने तरीके से करवाना है जैसे भी आप करवाते हैं, हमने सिंपल आगे उसको ऑब्जर्व करना है। आपके कंट्रोल्स को देखेंगे, आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को देखेंगे, आपके काउंट करने के तरीकाकार को देखेंगे, ठीक है। फिर हम आपका जो है काउंट का रिजल्ट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली उनको ऑब्जर्व करना होता है। देन ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, इंस्पेक्ट भी करें। इंस्पेक्शन से क्या होगा, आगे लिख लें, इंस्पेक्शन से होगा कि टू आइडेंटिफाई ऑब्सलीट आइटम्स, डैमेज्ड आइटम्स, या आप कह लें कि इस तरह और मतलब कि स्लो मूविंग आइटम्स, ये आप इंस्पेक्ट करेंगे उधर देख कर, सही है। देन परफॉर्म टेस्ट काउंट, खुद भी टेस्ट काउंट परफॉर्म कर लो भाई, कोई मसला नहीं है। टेस्ट डाटा वो पढ़ा था ना, तो वो तो सिस्टम में डालते थे, अब यहाँ पे वो कहते हैं टेस्ट काउंट, खुद भी अपने तौर पे ज़रा देख लो। मतलब है कि मैनेजमेंट ने, उनके बंदे ने कहा कि सर ये 100 पड़े हुए हैं, अच्छा ज़रा खुद भी देखो कि 100 ही पड़े हुए हैं, टेस्ट काउंट हो गया, ठीक है। फिर वो कहता है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ओवर द फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमिन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द काउंट। फिर वो देखें, कहता है जो भी आपने फिजिकल काउंट किया, बेसिकली वो शीट होती है, ठीक है। आप वहाँ पे जाते हैं, आप क्लाइंट को कहते हैं कि भाईजान मुझे इन्वेंट्री शीट दे रहे हैं, स्टॉक शीट प्रोवाइड कर दें, आपको पूरी शीट दे देगा, 1 बाय 1 एक चीज़ आ रही होगी, एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, वो आ रही होगी वहाँ पे। अब एक तरीकाकार वही फ्लोर टू शीट, शीट टू फ्लोर, आपको पता होना चाहिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, हमने कई बार डिस्कस किया है। शीट टू फ्लोर क्या एग्जिस्टेंस वेरीफाई करती है, यार ये जो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम के अंदर, क्या ये नीचे भी एग्जिस्ट कर रहा है, पड़ा भी हुआ है नहीं, आपने इस तरह देख लिया। फिर फ्लोर टू शीट, अच्छा जो उधर इधर सारे पड़े हुए हैं उनमें से कोई सैंपल बेसिस पे देखेंगे क्या वो शीट के अंदर भी मौजूद है कि नहीं। इससे क्या होता है कंप्लीटनेस, कि हाँ भाई हर तरह का जो एसेट पड़ा हुआ है वो इनके पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब ये जो भी होगा इसमें रिजल्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 50 लिखी हुई हैं, 48 पड़ी हुई हैं, किसी जगह 30 लिखी हुई हैं, 35 पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपने सारा कुछ करके एंड पे रिजल्ट जब निकलेगा तो फिर आपने उस शीट के की बेस पर एंड पे फिर ये भी देखना है कि यार ये क्या मुताबिकत रख रहा है इसके साथ। मिसाल के तौर पे आपने कॉस्ट वगैरह निकाली होगी, अब क्वांटिटी डाल के देखें क्या यार ये वैल्यू इसकी उतनी ही बन रही है जितनी बननी थी। ऑब्वियसली एग्जैक्ट कभी भी नहीं बनती, ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। और वो डिपेंड करता है इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल अगर जहाज़ है तो वो ज़ाहिर है 5-6 जहाज़ होंगे, उसमें तो एक जहाज़ का गायब होना बड़ा मुश्किल है, सही है। ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उधर तो फिर इजी है, उधर शायद बराबर हो जाए, वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आइटम्स है छोटी छोटी, ठीक है, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप फॉर एग्जांपल सैमसंग का ऑडिट करने चले जाएं, मोबाइल्स उनके पास लाखों की तादाद में होंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है कि एक्यूरेट एक आइटम उनकी निकल आए। जितना मर्जी आपके कंट्रोल्स अच्छे होना, देखें हमेशा थोड़ा सा मसला होता ही है। और आपको पता है मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल तो हमेशा ही होती है, हो सकता है मैनेजमेंट ने कहीं बीच में से उठा लिया हो एक आधा, उनके ऊपर कौन से कंट्रोल्स लगाते हैं। तो जितनी मर्जी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिपेंड करता है इन्वेंट्री की नेचर के ऊपर। तो अगर तो इन्वेंट्री की नेचर छोटी छोटी आइटम्स वाली है तो उसमें ना कभी भी 100% एब्सोल्यूट आपको एश्योरेंस नहीं मिल सकती कि हर चीज़ ओके है, ठीक है। तो भाई आपने इस तरह करना। अब वो कहते हैं ऑडिट वर्क आफ्टर द काउंट, अब काउंट हो चुका है, घर आ गए हैं, अब क्या करना है, फॉलो अप जिसको कहते हैं। वो कहता है भाईजान द फाइनल ऑडिट वर्क ऑन इन्वेंट्री मे टेक प्लेस सेवरल वीक्स आफ्टर द इन्वेंट्री काउंट इटसेल्फ। कहते हैं जो फाइनल काम होना है ना इन्वेंट्री के ऊपर वो फ़ौरन नहीं होना, वो तो कई हफ्तों बाद होगा। लॉजिकल बात है कि नहीं, समझ आएगा। वो कह रहा है देखो आपने और स्टॉक टेक कब किया, 30 जून 2023 को, 30 जून 2023 की हम बात कर रहे थे भाई। आप उसके बाद चले गए ऑडिट करने, आपने आना है इनका कोई जुलाई में, जो अगर बहुत बड़ी कंपनी हो तो शायद आप 15-20 जून को ही आ जाए, लेकिन आमतौर पे जुलाई अगस्त में जाके आप आते हैं। बहुत छोटी कंपनियां तो हो सकता है आपके यहाँ सितंबर में जाएंगे यार, क्योंकि हमने वो डेट एक रखी हुई है। देखें चीज़ें लिंक करके चलनी है, वरना समझ कुछ नहीं आना। एक हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने AGM से 21 दिन पहले ही बेसिकली वो ले डाउन करनी होती, रखनी होती, वो सॉरी नोटिस के साथ आपने भेजनी होती है, क्योंकि AGM के अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शो करनी है। अब AGM अगर 30 जून का फाइनेंशियल ईयर है तो 120 दिन में करवानी होती है, जो कि 28 अक्टूबर बनता है।
28 अक्टूबर से 21 दिन पहले आपने नोटिस देना, मतलब है कि मैक्सिमम 7 अक्टूबर तक आपने नोटिस देना है। इससे पीछे तो आ सकते हैं, इससे आगे 8, 9, 10 अक्टूबर नहीं कर सकते, 7 अक्टूबर तक आपने नोटिस देना है, ठीक है। अब अच्छा, अब नोटिस आपने देना, नोटिस के साथ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भिजवानी है। इसका मतलब है कि वो कॉपी ऑडिटेड होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई 7 अक्टूबर तक आपका प्रैक्टिकली ऑडिट की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है। तो इस हिसाब से बेसिकली हम फिर चल रहे होते हैं कि अगर क्लाइंट बड़ा है, हमें लगता है यार 7 अक्टूबर तक पता नहीं रिपोर्ट कर सकेंगे कि नहीं, तो हम जल्दी ही ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं। अगर छोटा सा क्लाइंट हो तो हम सितंबर एंड के भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह भी आपको रीजनेबल लगे। इसलिए उसने एक प्रैक्टिकल सी बात की है कि भाई जो इसके ऊपर फाइनल काम का हो रहा होना ना, सिर्फ स्टॉक टेक आपने 30 जून को किया, बाद में जो काम होने हैं, मतलब इसकी ये वैल्यूएशन वगैरह, एनआरवी देखना है इसका, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखनी, इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में देखी जाएंगे ना। अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी नहीं होगी, वो कौन सा 30 जून के ऊपर तो आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो कहेंगे यार अभी तो रात के 12 बजेंगे, फिर तो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बनाते उनको अभी तो महीना लगना है। तो भाई ये ना फिर जो बाद वाला काम होता है वो लेट होता है। हाँ, इन्वेंट्री हम 30 जून के ऊपर काउंट कर लेते हैं। क्यों करते हैं इसका भी मकसद समझ लें भाई। इसलिए करते हैं कि अगर हम 30 जून को ना करें, काउंट करना तो लाजमी है, वो तो करनी ही करनी है, उसके ऊपर तो हमने इंपॉर्टेंस पे बात कर ली है। 30 जून को ही क्यों करते हैं? अगर 30 जून को ना करें तो ये जो वैल्यू 5 मिलियन थी, ये बनी थी फॉर एग्जाम्पल, ये 30 जून की है ना, ये वैल्यू किस डेट की है? 30 जून की, 30 जून 2023 की ये वाली वैल्यू है। तो भाई इस वैल्यू के पीछे क्वांटिटी भी तो मुझे 30 जून की चाहिए ना। अगर मैं कहूँगा यार नहीं वैल्यू 5 मिलियन है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना क्वांटिटी, ये पड़ी हुई है 8 जुलाई की, तो ये क्या भाई लॉजिक हुआ? नहीं ना बात समझ आती कि भाई मैंने कहा कि 5 मिलियन रुपीज़ हैं, 5 मिलियन के ऊपर ही सारी दर्शन मैंने देखनी है। तो इसकी जब एग्जिस्टेंस के दर्शन में देखने गया तो पता लग रहा है कि नहीं 30 जून के वाली क्वांटिटी मुझे मिल सकती। तो भाई फिर फ़ायदा क्या है इसका? मुझे तो 30 जून वाली चाहिए। ये जो 8 जुलाई वाली है उसकी तो वैल्यू भी कुछ और होगी, उसकी वैल्यू ये तो नहीं होगी, कोई और चीज़ होगी। आइए बात समझ, अनलेस कोई 8 दिनों के अंदर एक भी मूवमेंट नहीं हुई इन्वेंट्री की। और ये अगेन ये डिपेंड करता है अगर नेचर के ऊपर। आम तौर पर आपने समझ लें कि 99% केसेस के अंदर आपने हमेशा 30 जून को या फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट पर ही या एक दिन मैक्सिमम आगे करना होता है, क्योंकि मूवमेंट हो रही होती है, इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी, वो नहीं रहेगी जो जिसकी अमाउंट मिलकर ये बन रही है। लेकिन अगर आपके वही अगेन जहाज़ हैं बहुत बड़े बड़े, अब आपको पता है जहाज़ तो साल में कहीं एक आधा बिकता है, तो 8-10 दिन में तो कोई नहीं बिकना इनका, तो फिर आप जा सकते हैं, ठीक है, 8 को कर लें। अगर एक बिक भी गया उसकी बैक वर्किंग कर लें, मतलब है कि उसको पीछे निकाल के उसको लेस करके उधर पहुँच जाएँ आप, ठीक है। या अगर बिका है तो ऐड करके पहुंच जाए, अगर कोई नया बन के आ गया उसको लेस करके आप 30 जून के ऊपर आ सकते हैं। समझ रहे हैं, इसको बैक वर्किंग कहते हैं। ये अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़ जाए ना तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि यार आप बाहर में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि 30 जून 2023 को पड़ी हुई थी 45 आइटम्स, ठीक है, जबकि जो है 8 जुलाई 2023 को पड़ी हुई हैं फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स। अब मैंने कहा कि यार अच्छा ये तो बढ़ गई हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता रहा कि इस डेट पे कितनी है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बल्कि आप इसको छोड़ें। मुझे सिर्फ ये पता है कि यार मैं 8 जुलाई को क्या 50 हैं, किसी भी वजह से देर होगी मुझे, तो स्टैंडर्ड कहता है कि यार हाँ अगर आप इस तरह बीच में वर्किंग कर सकते हो फिर जाएं। मैंने 8 जुलाई को मैंने कहा यार अच्छा ये 8 दिनों के अंदर तुमने सेल कितनी की हैं? उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमने सेल की है ना वो तकरीबन हमारी हैं 8, ठीक है। अब सेल से मुराद क्या है कि ये जो इधर पड़ी हुई थी ना उसमें से ये आइटम्स निकल चुकी होंगी ना, लेकिन मुझे तो चाहिए ये उसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब 58 थी, जिसमें से आपने 8 क्या कर दी हैं, सेल कर दी, पीछे 50 बच गई। आगे बात समझ? अच्छा फिर मैंने कहा कोई परचेज भी आपने किए हैं या मैन्युफैक्चर भी किए हैं? उन्होंने कहा हाँ भाई मैंने ना मैन्युफैक्चर भी किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मैंने मैन्युफैक्चर भी की हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार ये चीज़ इसके अंदर ऐड थी, ठीक है, मतलब ये आपकी जो भी यहाँ पे आइटम थी उसके अंदर 5 और ऐड हुए हैं बाद में। मुझे नहीं चाहिए बाद वाले, बात आ रही है समझ? मुझे ये चाहिए यार जो इसमें से निकले हैं वो मैंने ऐड कर दिए, लेकिन ये इसमें ऐड हुए हैं तो यार मुझे ऐड चाहिए नहीं, मैं तो इसको बैक वर्किंग करते हुए लेस करूँगा। अब मैंने इसको करके तो मैं पहुँच गया अभी 53 के ऊपर कि अच्छा आपकी ना 53 थी, ठीक है, तो उसके अंदर 5 आपने और ख़रीदे, 58 हो गए, 8 आपने बेच दिए,
आज 50 के ऊपर आप पड़े हुए, देखो पहुंच दिया ना इस तरह, तो भाई ये इसको बैक वर्किंग कहते हैं, ये अलाउड है। अगर इन्वेंट्री की नेचर इस तरह किया कि आप ये बीच वाली जो मूवमेंट हुई है एड लेस की, उसको जस्टिफाई, उसको बल्कि क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा जी, अब उसने कहा ऑडिट वर्क इन्वॉल्व इन वेरीफाइंग इन्वेंट्री क्वांटिटीज विल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या करना है, ऑब्टेनिंग द फाइनल इन्वेंट्री शीट दैट वर प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट स्टाफ ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट। जो फाइनल शीट बनी थी ना, वही पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा इतने पड़े हुए थे, सिस्टम में इतने लिखे हुए हैं, इतने इधर है, वो जो फाइनल है उसको आपने लेना है, उसको साइन शाइन करवाना है, उसका न्यूमेरिकल सीक्वेंस देखें, हर शीट का नंबर कोई ना कोई लगा होना चाहिए, ये ना हो बीच में से एक पेज ही गायब है, ठीक है। हर शीट का नंबर लगा होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल सीक्वेंस का आइडिया हो जाए। देन है जी, check the numerical sequence of tag numbers listed on the sheets and the auditor's record of the final tag number to confirm that no inventory items are missing from the sheet। देखें हर आइटम की जो है उसका टैग नंबर कोई ना कोई कोड नंबर होगा, वो भी लिखा होना चाहिए, वहाँ से भी आपको पता चले यार बीच में से कोई मिसिंग नहीं है आइटम, ठीक है। देन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उसकी देखें, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में डाल के टोटल करके देख लें उनका, ठीक है। फिर कंफर्म दैट इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैव बीन अमेंडेड एज अप्रोप्रिएट। अमेंडेड एज अप्रोप्रिएट से क्या मुराद है भाई, आपने लिखा हुआ था सिस्टम में 50 आइटम पड़ी है, असल में पड़ी है 45, इसका मतलब है कि अब आपको 5 लेस करनी चाहिए सिस्टम में, तो क्या आपने लेस की है कि नहीं की, वो भी ज़रा देखें शीट के अंदर, क्योंकि हम फाइनल शीट उनसे हमने ली है, तो अमेंडमेंट के बाद मिलनी चाहिए हमें, सब कुछ चेंज होना चाहिए, पहले वाली भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप देख तो सके ना कि हाँ यार मैंने इधर 5 चेंज करवाई थी, ये हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका, देन वो कहते हैं कंफर्म दैट इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू क्लाइंट बट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज इज इंक्लूडेड ऑन द इन्वेंट्री शीट। इस बात को, ये बड़ा रिस्की एक चीज़ होती है कि कई बार इन्वेंट्री हमारी होगी लेकिन पड़ी किसी और जगह पे होगी, ठीक है। अच्छा, इसका भी इतना रिस्क नहीं है जितना ये उससे नीचे वाली लाइन का रिस्क है। इन्वेंट्री है किसी की, पड़ी मेरे पास हुई है, क्योंकि देखें प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करनी है, एसेट को बढ़ा के दिखाना जो है पॉजिटिविटी है, अनलेस भी एक चीज़ है, टैक्स चोर हैं आप। अगर आप टैक्स चोर हैं फिर आप इन्वेंट्री को छुपाते हैं, आपको पता है अगर एफपीआर का छापा पड़ गया या ऑडिटर साहब ने रिपोर्ट कर दिया इसके बाद इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो एफपीआर तो आ जाएगा, यार इन्वेंट्री इतनी पई है, विकता तेरा है कुछ नहीं, बात है ये समझ। सेल तुम्हारी देखो तो कुछ भी नहीं होती हर बार, और इन्वेंट्री तुमने इतना ढेर लगाया हुआ है, वहाँ पर वो इन्वेंट्री छुपाएगा, ये वाला रिस्क आ रहेगा कि भाई अपनी है लेकिन किसी और के पास पड़ी हुई है, तो ये मसला है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मेरे थे, तो क्या आप ये भी इंश्योर करेंगे क्या आपने हर तरह की इन्वेंट्रीज की काउंट कर ली, या किसी और की इन्वेंट्री थी आपके पास पड़ी हुई है, किसी और की इन्वेंट्री थी आपके सिस्टम में, आपके प्रेमिसेस पे पड़ी हुई है, आपने वो भी बीच में गिनवा दी है, ये भी एक रिस्क है, इसको इंश्योर करें, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें करनी है। देन चेक दैट कट ऑफ इज करेक्ट, दिस इज डन बाय रेफरेंस टू कट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द काउंट। अच्छा, ये बात ज़रा समझ लें, कट ऑफ की एजर्शन भी होती है ना, तो क्योंकि परचेज भी रिलेटेड है इसके सारे इन्वेंट्री के, तो पीएनएल में फिर कट ऑफ की सेशन भी आई थी। कट ऑफ क्या है, कट ऑफ से मुराद होता है कि आप वो टाइम जिसके बाद जो है एंट्रीज नहीं हो सकती थी। देखिए हम वहाँ पे गए हैं 30 जून के ऊपर, इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है 5 मिलियन ये 30 जून तक की है, इसके अंदर 1 जुलाई की कोई एंट्री नहीं है, ऐसी है। और इसी तरह ये जो क्वांटिटी पड़ी हुई थी यहाँ पे वो 30 जून तक की थी, अगली कोई नहीं थी, बात है ये समझे नहीं। कट ऑफ का मतलब ही क्या होता है कि रेलेवेंट पीरियड के अंदर चीज़ रिकॉर्ड हुई है, ऐसे ही है ना, रेलेवेंट एक्सपेंसेस, रेलेवेंट रेवेन्यू वगैरह, वो जो रेलेवेंट पीरियड में हुए हैं, अगले पीरियड का इसमें नहीं हुआ, इस पीरियड का अगले पीरियड में नहीं जा रहा, यही था। अब भाई ये भी तो हो सकता है ना कि आप इस वक्त तो इन्वेंट्री करके चले गए हैं, बाहर में आपने देखा तो भाई वो चेंज कोई हुई पड़ी है अमाउंट्स, ठीक है, या आप कह लें कि कोई और चीज़ें आई हैं वो उन्होंने ऐड कर दी हैं या इस वाली लेस कर दी हैं, इसलिए वो कहते हैं कट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करें। कट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप क्या बड़े गौर से तहम्मुल से सुनना है। जब हम लोग स्टॉक टेक के ऊपर जाते हैं तो हम उन्हें फिर कहते हैं कि भाई अपने लास्ट जो आपके हैं ना कोई ये डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट प्रोसीजर्स है, हमारा तो ये होता है कि आखिरी 5 आप अपने जो है GDN ले आएँ, गुड्स डिस्पैच नोट ले आएँ, ठीक है, और GRN ले आएँ, गुड्स रिसीट रिसीव नोट, सही है, गुड्स रिसीविंग नोट भी इसको बोलते हैं। बात करें फॉलो आखिरी 5 GDN, इसका मतलब क्या है, देखो सेल्स का नहीं हम लेते हैं यहाँ पे, सेल्स वाली चीज़ अलग है, हम स्टोर के अंदर बैठे हो, स्टोर को कहेंगे ना कि सेल इनवॉइस, तो वो कहेगा भाई मेरा तो काम ही नहीं है, मुझे क्या पता सेल इनवॉइस, वो सेल डिपार्टमेंट से ले जाके। तो यहाँ पर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, GDN,
गुड्स डिस्पैच नोट, जब गुड्स निकलती हैं स्टोर से तो एक डिस्पैच नोट बनता है, ठीक है। आपने वो 5 आखिरी पकड़ने होते हैं, उनके ऊपर आप निशान भी लगा देते हो कट ऑफ लिख कर, ठीक है, और उसकी कॉपी लेकर अपने साथ चले जाते हो। अच्छा, इसी तरह GRN जो इसको रिसीव हुई हैं, अगर आप इसे कहोगे ना मुझे परचेज इनवॉइस दो या परचेज ऑर्डर दो, वो कहेगा भाई मेरा काम नहीं है, वो काम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का या उधर परचेज ऑर्डर वगैरह परचेज डिपार्टमेंट का। मेरा काम क्या है, रिसीव हुई है मेरे से GRN लो, सिंपल गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। वो आपने पकड़ा 5 आखिरी 5 से मुराद है कि आखिरी 5 परचेजेस और आखिरी 5 सेल्स, वो आपने पकड़ के उसके ऊपर निशान मार लिया, ताकि आपको पता हो कि भाई जब आप आओगे बाद में 2-2.5 हफ्तों या महीनों के बाद जब आप स्टॉक करने जाओ, तब तक कुछ ये ना हो कि कोई नई सेल कोई नई परचेज ऐड होगी हो, तो फिर आप इसको कॉपी करके ले आते हो। जब आप अगली बार आते हो तो सबसे पहले आके आप सेल्स परचेज में कट ऑफ ही देखते हो कि यार ये लास्ट सेल कौन सी है, वही वाली है जो इसने मुझे कॉपी दी थी, और गल आई है समझे नहीं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जब हम स्टॉक टेक करने जाते हैं ना, तो ये वाला प्रोसीजर हम उसके ऊपर भी कर देते हैं, CPV कैश के ऊपर भी, क्योंकि आम तौर पे जब हम लोग स्टॉक टेक करते हैं तो साथ हम कैश काउंट भी कर लेते हैं, कैश भी गिन लेते होते हैं। ये भी एक चल रहा होता है प्रोसीजर, क्योंकि देखें जब हम कैश में जाते हैं वो भी एक ऐसी चीज़ है ना जो फिजिकली एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर अकाउंट बैलेंस की दर्शन है तो उसके अंदर एग्जिस्टेंस की दर्शन भी आती है, तो हमने उसको भी तो देखना है ना, एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को, तो उसको भी फिर हम गिनवा लेते होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उधर भी फिर हम क्या करते हैं, आखिरी 5 कैश की जो पेमेंट्स हैं उनको CPV, याद है मेरे ख्याल में वाउचर बताए हुए हैं आपको, कैश पेमेंट वाउचर, आखिरी 5 जो CPV होते हैं ना, कैश पेमेंट वाउचर होते हैं, उनको लाइनें मार लेते हैं, और आखिरी 5 CRV कैश रिसीट वाउचर, ये इसीलिए बताए थे कि आज आपके चलो शुक्र है काम आ गए, उनको हम 5 को निशान ऊपर लगा के उनकी कॉपी ले आते हैं कि भाई जब हम बाद में आएंगे ऑडिट करने इनका, तो पहले हमने यही देखना है कि यार कैश में से, कैश के लेजर में कोई और पेमेंट या रिसीट तो नहीं ना हुई, ये तो आखिरी वाली तो हम देख कर गए थे, ठीक है। इसका मतलब देखें कितना एक अच्छा आपका प्रोसीजर है कि आप कट ऑफ उसकी डेट खुद लगाते हैं कि यार इसके बाद कोई एंट्री इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। इसके बाद जो भी होगी वो एडजस्टिंग एंट्रीज होगी IAS 10 के मुताबिक, याद है, उसके मुताबिक होगी, वो ऑडिटर की नज़र में होगी चीज़ के क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये आपका सिंपल है। अब ये सब कुछ करने के बाद ऑडिटर साहब किसी उस पर पहुंच जाएंगे नतीजे पे कि क्या इसमें चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल जी आपका इन्वेंट्री काउंट हुआ, उसमें बेड़ा गर्क हो गई, चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सिस्टम में मौजूद ही नहीं है, आपने ऑब्वियसली उसको ठीक करके क्लाइंट को कहा या इसको ठीक करो, क्लाइंट अगर कर देता तो वेल एंड गुड, अगर क्लाइंट नहीं करता तो मसला है। लेकिन अगर उसने कर